वेलकम। आज की इस डीप डाइव पेशकश में हम निकलने वाले हैं अर्थ के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी फ्रंटियर के सफर पर। एक ऐसी जगह जो किसी डार्क साईफाई मूवी या सस्पेंस थ्रिलर का सेट लगती है, पर यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सुनसान कॉन्टिनेंट है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक डरावनी सच्चाई है। हम यहाँ लगभग 1.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले एक हॉस्टाइल फ्रोजन डेजर्ट की बात कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जो इतनी विशाल और आइसोलेटेड है कि इसके सामने आइसोलेशन का हर मतलब छोटा लगने लगता है। और ठंड की बात करें, -89 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ का रिकॉर्ड लो टेम्परेचर है। ऊपर से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले ब्लाइंडिंग स्नोस्टॉर्म्स। सोचिए, ऐसी कंडीशंस में अगर कोई बिना प्रोटेक्शन के बाहर निकल जाए तो स्किन कुछ ही मिनट्स में लिटरली जम जाएगी। ये जगह सिर्फ ठंडी नहीं है, ये अटरली डेडली है। सेक्शन 1, बर्फ के नीचे के रहस्य। सरफेस की ये जानलेवा ठंड तो सिर्फ एक शुरुआत है। आइए सतह से और गहराई में चलते हैं और देखते हैं वहां क्या दफन है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, इस एंडलेस फ्रीजिंग बर्फ के बीच आखिर कोई लिक्विड लगातार कैसे बह सकता है। टेलर ग्लेशियर के पास एक ऐसी ही अनसेटलिंग डिस्कवरी मिली है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं। ग्लेशियर को चीरते हुए एक ब्लड रेड आयरन से भरा बेहद नमकीन पानी बाहर निकलता है। ये नज़ारा देखें तो लगता है जैसे हम किसी एलियन प्लैनेट पर आ गए हैं। अब एक नेचुरल सवाल उठता है कि आखिर इतनी ठंड में ये पानी जमता क्यों नहीं। इसके पीछे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉल्ट वाटर जमता है तो वो एक्चुअली हीट रिलीज करता है। यही हीट आसपास की बर्फ को पिघला देती है, जिससे सब ग्लेशियल रिवर्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। ये केमिकल कॉम्पोजिशन एक अजीब पैराडॉक्स क्रिएट करता है, एक पूरी तरह से फ्रोजन वेस्टलैंड में लिक्विड वाटर का लगातार बहना। माइंड ब्लोइंग है ना? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। 4 किलोमीटर्स की गहराई में चलिए, ये है लेक वॉस्टॉक, एक विशाल झील जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे लाखों सालों से पूरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ एक्सट्रीमोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। अगर ऐसी एक्सट्रीम डार्क और कोल्ड कंडीशन में लाइफ सर्वाइव कर सकती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एलियन लाइफ का किसी और आइसी प्लैनेट पर मिलना पूरी तरह से पॉसिबल है। नेचर की एक और बिजार मिस्ट्री देखते हैं। नॉर्मल ग्लेशियर्स ऊपर से बर्फ गिरने और जमने से बनते हैं, लेकिन यहाँ बॉटम अप रीफ्रीजिंग का अजीब फिनोमिनन होता है। इससे बने हैं गैम्बर्टसिफ सब ग्लेशियल माउंटेन्स। ये जायंट गोस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो आइस शीट के बॉटम में पानी के रीफ्रीज होने से बने हैं, जो एंशिएंट बर्फ को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलते हैं। ये नेचुरल साइंस के बिल्कुल खिलाफ लगता है। सेक्शन 2, गुप्त बेस और नाजी कॉन्स्पिरेसी। नेचर के इन गहरे रहस्यों से आगे बढ़ते हुए अब वक्त है डार्क ह्यूमन मिस्ट्रीज का। यहाँ सिर्फ बर्फ नहीं, कई अनआंसर्ड सीक्रेट्स भी हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जो सालों से इंटरनेट पर स्ट्रांगली छाई हुई है। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स ये क्लेम करते हैं कि 1938 के स्वाबिनलैंड एक्सपीडिशन के बाद नाजीज ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक बेहद सीक्रेट अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस बनाया था। कहा जाता है कि कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वर्ल्ड वॉर हारने के बाद वहीं अंडरग्राउंड बेस में छुप गए थे। लेकिन इन थियरीज को थोड़ा इम्पार्शियली देखना जरूरी है। द ब्लैक वॉल्ट के डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल डेटा हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं। असल में उस जर्मन एक्सपीडिशन की लॉजिस्टिकल टाइमलाइन सिर्फ 30 दिन की थी। ऐसे एक्सट्रीम वेदर में जहां सर्वाइव करना ही अपने आप में एक चमत्कार हो, वहां इतने कम वक्त में एक मैसिव अंडरग्राउंड बेस बनाना प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। फिर सवाल उठता है ऑपरेशन हाई जंप का। 1946 में यूएस मिलिट्री ने 4700 लोगों के साथ यहां एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑफिशियली इसका मकसद नए टेरिटरी क्लेम करना और आर्कटिक जैसी हार्श कंडीशंस में ट्रेनिंग करना था। लेकिन थ्योरीज इसे उसी सीक्रेट नाजी बेस पर एक मैसिव मिलिट्री असॉल्ट मानती हैं। हालांकि डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स कंप्लीटली क्लियर करते हैं कि उनका ऑफिशियल पर्पस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, भले ही ये थ्योरीज सुनने में कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना लगती हों। और इन सब अफवाहों के बीच एक और बात आई, न्यूक्लियर टेस्ट्स की। ऑपरेशन एंगस। रूमर्स थे कि अंटार्कटिका की सतह पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं। सोर्सेज इस मिथ को भी क्लियर करते हैं। ये एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट थे जो अंटार्कटिका के लैंडमास से लगभग 1500 माइल्स दूर ओशन के ऊपर किए गए थे। इनका प्राइमरी एम रेडिएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ईएमपी का असर चेक करना था, ना कि किसी अंडरग्राउंड बेस को उड़ाना। सेक्शन 3,
पीरी रेस और प्राचीन नक्शे। मिलिट्री ऑपरेशंस को छोड़कर अब चलते हैं हिस्ट्री की एक और डार्क टाइमलाइन में, जो सच में काफी बैफलिंग है। 1513 का ये पीरी रेस मैप हिस्टोरियंस के लिए आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस मैप में एंटार्क्टिका के क्वीन मॉड लैंड का कोस्ट सरप्राइजिंगली एक्यूरेटली दिखाया गया है, वो भी इस कॉन्टिनेंट की ऑफिशियल डिस्कवरी से सदियों पहले। और इसमें शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब 1960 में यूएस एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल ओलमेयर ने एक ऑफिशियल लेटर में स्टेट किया कि ये एंशिएंट मैप 1949 के सब ग्लेशियल साइज्मिक प्रोफाइल से प्रैक्टिकली मैच करता था। सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया को हैरान कर दिया, पर इस एंशिएंट मैप की एक्यूरेसी तो और भी डिस्टर्बिंग थी। ऐसा लगता था जैसे बर्फ की मोटी चादर जमने से पहले ही किसी ने इस कोस्टलाइन का परफेक्ट नक्शा बना लिया हो। पर रुकिए, मॉडर्न जियोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग एंगल दिखाती है, जिसे जियोलॉजिकल रीबाउंड कहते हैं। देखिए, आइस शीट का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो इस मैसिव कॉन्टिनेंटल प्लेट को जमीन के मैंटल में दबा देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लाखों साल पहले जब यहां बर्फ नहीं थी, तो लैंड मास ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता। तो उस वक्त का प्री आइस कोस्ट लाइन आज के साइज्मिक प्रोफाइल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। तो क्या वो मैप सिर्फ एक अजीब हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस था? ये सच में कंफ्यूज करने वाली बात है। सेक्शन 4 एंटार्क्टिका पर किसका अधिकार है? इन पुरानी मिस्ट्रीज और मैप से वापस आते हैं आज की टेंस मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स पर। एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान नेचुरली रह नहीं सकता, वहां आज 7 अलग-अलग देशों ने अपने ओवरलैपिंग और हॉटली कंटेस्टेड क्लेम्स थोक रखे हैं। इस जियोपॉलिटिकल डिजास्टर को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए 1959 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग एंटार्क्टिक ट्रीटी आई। इसने रूल्स तय किए कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होगा, यहां फ्री साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी और सभी टेरिटोरियल क्लेम्स टेम्परेरीली सस्पेंड रहेंगे। इस एक ट्रीटी ने कोल्ड वॉर की एग्रेशन को इस फ्रोजन लैंडस्केप पर आने से पूरी तरह रोक दिया था। पर सवाल यह है कि कोई भी देश अपना क्लेम छोड़ना क्यों नहीं चाहता? आंसर बहुत सिंपल है, एस्टिमेटेड ऑयल रिजर्व्स। इन बर्फीले पहाड़ों के ठीक नीचे मैसिव वेल्थ छुपी हुई है। यूएस एस्टिमेट्स कहते हैं 19 बिलियन बैरल्स और रशियन एस्टिमेट्स कहते हैं ऑलमोस्ट 500 बिलियन बैरल्स ऑयल और गैस यहां हो सकते हैं। अभी के लिए माइनिंग पे पूरी तरह से बैन है, पर नेचुरली कोई भी वर्ल्ड पावर फ्यूचर की इस हिडन वेल्थ पर से अपना सिंबॉलिक कंट्रोल नहीं हटाना चाहती। और यही हमारी स्टोरी का सबसे बड़ा टिकिंग क्लॉक है। 1959 में ट्रीटी आई, 1991 के मैड्रिड प्रोटोकॉल ने माइनिंग स्ट्रिक्टली बैन कर दी, लेकिन ये प्रोटेक्टिव बैन और ट्रीटी 2048 में एक्सपायर हो रही है। जैसे जैसे ये साल करीब आ रहे हैं, वर्ल्ड पावर्स के बीच इस जाइगेंटिक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने और नए जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का दरवाजा फिर से खुलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। सेक्शन 5 अनसुलझे रहस्य और भविष्य। अब हम अपनी इस डॉक्यूमेंट्री पेशकश के आखिरी और सबसे थॉट प्रोवोकिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या अंटार्कटिका में सच में कुछ छुपाया जा रहा है? आज भी साइंटिस्ट वहां से अजीब डीप साइज्मिक साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं, जिनका ओरिजिन और वॉल्यूम हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। इसके अलावा दुनिया भर के इंपॉर्टेंट सर्वाइवल सीड वॉल्स को आर्कटिक और पोलर रीजन्स जैसी ऐसी ही एक्सट्रीम कंडीशंस में क्यों बनाया जाता है? इन चीजों को देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सच में गवर्नमेंट्स आगे आने वाले किसी अननोन ग्लोबल डिजास्टर के लिए इंटरनली प्रिपेयर कर रही हैं? तो इस एक्सप्लोरेशन को हम एक बेहद डीपली हॉन्टिंग थॉट के साथ खत्म करते हैं। इन 4 किलोमीटर्स मोटी बर्फ की चादरों के नीचे और क्या-क्या रहस्य और एंशिएंट सच्चाइयां दफन हैं। शायद अंटार्कटिका वाकई एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जो ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे डेंजर्स और ऐसे सीक्रेट छुपाए हुए हैं, जिन्हें डिस्कवर करने के लिए शायद हम आज भी तैयार नहीं हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी।